हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में विद्यार्थी के तौर पर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है, वो रहने वाला है रसायन विज्ञान से संबंधित और टॉपिक का नाम है तत्व यौगिक एवं मिश्रण। तो इंग्लिश में अपन बोलते हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन हेडिंग के रूप में ये देखते हैं कि भई तत्व किसे कहते हैं? सबसे पहले किसकी बात करें? तत्व की। एलिमेंट क्या है? ध्यान रखना साथियों, तत्व को अपन अंग्रेजी में इसको एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तत्व जो है वो समान परमाणुओं का ग्रुप तत्व कहलाता है। समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व। अब परीक्षा में आता है कि समान परमाणु का ग्रुप कैसे? तो सुनो आप, सबसे पहले अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हाइड्रोजन तत्व है, हीलियम तत्व है, नाइट्रोजन तत्व है, ओके, ऑक्सीजन तत्व है, नाइट्रोजन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इनको अपन क्यों बोलते हैं? ये थोड़ी सी अपन 1 मिनट बाद में बात करेंगे। जैसे P4 हो गया आपका, S8 हो गया, और इसी तरह से हम बात करते हैं O3, और इसी O3 को अपन बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं साथियों? ओजोन। ये जो S4 है इसको बोलते हैं सल्फर के कोलाइडिविलियन। कोलाइडिविलियन, सल्फर के कोलाइडी। अब सवाल ये कि समान प्रकार के परमाणुओं का समूह को तत्व क्यों कहते हैं और तत्व और परमाणु में क्या फर्क है? बेसिकली आप ऐसे समझें, जैसे मैं हाइड्रोजन तत्व की बात करता हूँ। हाइड्रोजन तत्व है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन तत्व के अंदर हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि ये कोई तत्व है और इस तत्व के अंदर हाइड्रोजन परमाणु है। जैसे ये H परमाणु हो गया, ये H परमाणु हो गया, ये H परमाणु हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया। तो सवाल क्या है? बहुत सारे ये हाइड्रोजन परमाणु आपस में फिजिकली जुड़े हुए हैं, और फिजिकली जुड़ के ये एन परमाणु आपस में किसका निर्माण कर देते हैं? तत्व। तो तत्व की परिभाषा क्या है? तत्व का मतलब है बहुत सारे परमाणुओं के समूह को अपन क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और परमाणु उस तत्व का यूनिट है। जैसे अपने शरीर की जो कई साथियों कोशिका है, वैसे तत्व की जो कोशिका है वो कौन है? उसका परमाणु है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु। जी, समझ में आया? बिल्कुल सर। ध्यान साथियों आपको इस बात का रखना है कि समान प्रकार के परमाणु होने चाहिए। एक समान प्रकार के परमाणु के समूह को अपन क्या कहते हैं? तत्व है। इसी कड़ी में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आया होगा, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ये सब ये कब से तत्व होने लग गए? होने लग गए भाई, वजह है इसकी। हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। जैसे इसमें भी कार्बन है रासायनिक रूप से, इसमें भी कार्बन है, और इसमें भी क्या है? कार्बन है। हीरे हीरे के अंदर रासायनिक रूप से क्या है? कार्बन। ग्रेफाइट में क्या है? कार्बन। और फुलेरिन में क्या है? कार्बन। मतलब ये तीनों ही किसके अपर रूप हैं? कार्बन के। लेकिन रासायनिक रूप से तो ये समान प्रकार का परमाणु कौन सा है? इसमें कार्बन है। और समान प्रकार के परमाणु के समूह को अपन क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो उस हिसाब से ये बिल्कुल सही। ये तो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप, और ये भी कैसा है? क्रिस्टलीय अपर रूप। और ये भी कैसा है? क्रिस्टलीय अपर। अगर अपन कोयले की बात करें, वो भी एक प्रकार का क्या है? एलिमेंट है, उसमें भी कार्बन है। वो अलग बात है कि टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इसके अंदर बदलाव हो गया रासायनिक रूप से, फिजिकली रूप से देखने में अलग अलग है। इसकी जैसे ग्रेफाइट चिकना होता है, हीरा जो है वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक? इसी प्रकार से ओजोन की बात करें तो ओजोन एक लेयर है, एक गैस है। तो ठीक बात है, गैस है, लेकिन समान प्रकार के तो परमाणु हो गए ना, इस वजह से ये क्या है? ओजोन एक तत्व है। और इसी प्रकार से अपन P4 की बात करें, और इसी प्रकार से अपन बात करें S8, ये भी क्या हुआ है? सात्विक प्रकार का तत्व। आपको समझ में आई तत्व की परिभाषा?
आगे बात करते हैं। आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? कुल 118 तत्व हैं। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? प्रथम तत्व है। सुनना भाई, प्रथम तत्व है साथियों आपका हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व कौन सा है? 118वां अंतिम तत्व है आपका ओजी, जिसको बोलते हैं अपन ओनगेन्सन। क्या बोलते हैं? ओनगेन्सन। आया समझ में? तो ये कौन से ब्लॉक का है? तो ध्यान रखना, पी ब्लॉक का तत्व है। पी ब्लॉक का है और साथ में ग्रुप नंबर 18 का तत्व है। कौन से ग्रुप का है? ग्रुप नंबर। ये बातें आपके दिमाग में आई होंगी। आवर्त सारणी में प्रश्न आ जाए कि आवर्त सारणी में टोटल कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट। पहला तत्व कौन सा है साथियों? हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व कौन सा है? ओजी। समझ में आया? हाइड्रोजन के बारे में बात यह है कि दुनिया का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस है कौन सा? हाइड्रोजन। और भविष्य का ईंधन भी किसको कहते हैं? और इसी हाइड्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वेंडिस। तमाम बातें अपन इस टॉपिक में करने वाले हैं। चलो, अब मैं एक बार आवर्त सारणी के इन सभी तत्वों को लिख लेता हूं। आवर्त सारणी के ये जो साथियों 118 तत्व हैं, 118 एलिमेंट है। आपको दिखाई दे रहे हैं? सर बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। मैंने एक बार इनको यहाँ पे लिखा 118। अब ये जो 118 तत्व हैं ये दो कैटेगरी में हैं। दो कैटेगरी कौन 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 सी? पहली कैटेगरी वो और दूसरी कैटेगरी ये। कैसे? 118 में कुछ तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं और कुछ तत्व ऐसे हैं जो कैसे हैं? मैन मेड हैं या कृत्रिम हैं। तो पहले अपन बात करते हैं प्राकृतिक तत्व की। प्राकृतिक तत्वों की संख्या साथियों 92 है। ध्यान रखना, धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। और कृत्रिम या आर्टिफिशियल तत्व है। कृत्रिम या मैन मेड एलिमेंट। मैन मेड तत्व है। इनकी संख्या साथियों कितनी है? ध्यान रखना, 26। समझ में आया? प्रश्न आ जाए परीक्षा में टोटल कितने तत्व हैं? 118। प्राकृतिक कितने हैं? 92। मैन मेड कितने हैं? समझ में आया? सर बिल्कुल। एक बात और करते हैं अपन। कौन सी सर? इन 118 तत्वों में 11 तत्व ऐसे हैं जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ये जो 118 तत्व हैं, कोई धातु है, कोई अधातु है, कोई उपधातु है, इनकी भी बात करेंगे। कुछ तत्व ऐसे हैं जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो तरल अवस्था में पाए जाते हैं और बाकी सारे तत्व, ज्यादातर तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं साथियों? ठोस अवस्था में। ना ये लाइन सुनो आप। कुल 11 तत्व है गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अब कैसे कैसे गैस अवस्था में पाए जाते हैं? तो कौन कौन सा पाया जाता है? तो लिखना, हाइड्रोजन हो गया आपका, ये गैस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है जी, चलो हमने हाइड्रोजन लिख दिया। दूसरा हमने लिखा नाइट्रोजन हो गया साहब, ठीक है जी। क्लोरीन हो गया जी, क्लोरीन हो गया, ये भी हो गया जी। और आपका ऑक्सीजन हो गया। ये कितने हो गए सर? ये 5 हो गए। ठीक है, इसके अलावा अक्रिय गैसें। अब अक्रिय गैसें हैं कौन कौन सी वो सुनो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेंडन। ये कितने तत्व हैं साथियों? ये तत्व हैं आपके 6। कैसे तत्व? ये कितने तत्व हैं? ये 6 हैं। और 6 और 5 कितने हैं? तो 11 तत्व किस अवस्था में पाए? गैसीय अवस्था में। अब ये अकेले जो तत्व हैं ये ग्रुप नंबर 18 से ग्रुप नंबर 18 से संबंधित है आपके सर बिल्कुल। अब मैं ग्रुप नंबर 18 के बारे में थोड़ी सी बता देता हूं, सुनो। ग्रुप नंबर 18 के जो तत्व हैं
इनको बोला जाता है अक्रिय गैस। क्या बोला जाता है साथियों? अक्रिय गैस। इन्हीं तत्वों को बोला जाता है उत्कृष्ट तत्व, उत्कृष्ट गैस। क्या बोला जाता है साथियों? उत्कृष्ट गैस। इन्हीं को बोला जाता है साथियों नोबेल गैस। क्या बोला जाता है साथियों? नोबेल गैस। और इसी अक्रिय गैसों को कहते हैं इनर्ट गैस। क्या कहते हैं? इनर्ट गैस। आपको याद हो जाएंगे। ग्रुप नंबर 18 के जो तत्व हैं उनको बोलते हैं अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, इनर्ट गैस। अब है कौन कौन से? तो अब मैंने लिखा यहाँ He। इसी He को अपन बोलते हैं साथियों हीलियम। क्या बोलते हैं? हीलियम। इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। दूसरा है साथियों हीलियम के बाद में अपन लिखेंगे Ne। इसको बोलते हैं नियोन। क्या बोलते हैं साथियों? नियोन। ये नियोन हो गया। और यहाँ साथियों हो गया Ar। इसको अपन आर्गन। क्या बोलते हैं साथियों? आर्गन। और एक साथियों आपको ध्यान रखना है Kr। और Kr को याद रखना आपको क्रिप्टॉन। क्या याद रखना साथियों? क्रिप्टॉन हो गया। और एक साथियों Xe को अपन बोलते हैं जिनोन। क्या बोलते हैं साथियों? जिनोन। और अंतिम अपन लिख देते हैं XRN। इसको बोलते हैं रेडॉन। क्या बोलते हैं साथियों? आपको समझ में? मैंने अलग अलग तत्वों को अलग अलग तरीके से लिख दिया है। सबके नीचे मैं एक बार अंडरलाइन कर दूं। जैसे ये आपका हीलियम हो गया, ये आपका हीलियम हो गया, ये आपका नियोन हो गया, ये आपका आर्गन हो गया, ये आपका क्रिप्टॉन हो गया, ये आपका जिनोन हो गया, ये आपका। इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि इन सभी तत्वों में सब अक्रिय हैं, लेकिन इन अक्रिय गैसों में भी एक तत्व ऐसा है जो क्रियाशील है। तो उसका नाम मैं बता रहा हूं आपको। सभी अक्रिय गैसों में सर्वाधिक क्रियाशील गैस, सर्वाधिक क्रियाशील गैस का नाम है आपका जिनोन। जिनोन। बाकी कोई भी गैस जो है वो एलिमेंट नहीं बनाती है। जिनोन क्या बनाती है साथियों? यौगिक बनाती है, एलिमेंट बनाती है। जैसे इसके कुछ यौगिक के नाम आपको मैं बताता हूँ, हालांकि ये आपके काम के नहीं है। XeO2, XE, XeO4, ये बहुत सारे ऐसे इसके कंपाउंड हैं। XeF4, ये इसके क्या है? अलग अलग यौगिक हैं जी। सुनो, अब ये सभी तत्व हैं, इनमें पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है उसकी बात कर ले तो सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थ क्रस्ट, या मैं इसको कहता हूं भूपरपट्टी। भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। अब मैं तीनों को एक साथ लिख दूं, धातु को भी लिख दूंगा मैं, या अधातु को भी लिख दूंगा और उपधातु का। अब ऑर्डर देख लेंगे अपन। जैसे अपन बात करें तो एल्यूमिनियम Fe, और एक है आपका Si, और एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ O2। सुनो, अलग अलग मैं आपको नाम लिख के बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये जो दोनों हैं ये हैं धातु, ये ऐसा ही है। ये है आपका सिलिकॉन। ये क्या है साथियों? ये उपधातु है, मेटलॉइड है। कौन है? और ये साथियों क्या है? अधातु। इनके नाम और लिख लो आप एक बार, है ना। इसका सिलिकॉन ध्यान में रखना, और इसका ऑक्सीजन आपको पता ही है। तो प्रश्न परीक्षा में ये आ जाए, सुनो अब मैं प्रश्नों की चर्चा कर लेता हूँ, हाँ? आप उस चीज बहुत बेहतर तरीके प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। पहली एल्यूमिनियम है और फिर कौन सी है? Fe। प्रश्न परीक्षा में आ जाए कि सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उप धातु कौन सी है। उप धातु कौन सी है? तो ध्यान रखना सिलिकॉन है।
परीक्षा में यदि सवाल है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु अधातु कौन सी है? समझ में आया? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम, फिर आपकी Fe, उपधातु की बात करें तो सिलिकॉन और अधातु की बात करें तो तीनों चीजें आपको साथियों समझ में। बहुत बहुत बढ़िया बात। आगे चलते हैं। लीजिए, अब यदि मैं आपको एक बात और बताऊं कि दो तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पर। तो लिख लेते हैं अपन दोनों, समझ। देखो, ज्यादातर एलिमेंट जो है ना वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन दो तत्व ऐसे हैं जो किस अवस्था में पाए जाते हैं? कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके तरल अवस्था में पाए जाते हैं। देखो, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। अब कौन कौन से दो तत्व हैं? तो नंबर एक आपको ध्यान रखना है, Hg। और इसी Hg को अपन साथियों बोलते हैं पारा, और इसी पारे को अपन बोलते हैं मरकरी। ये कैसी मेटल है? ये लिक्विड मेटल है। ये लिक्विड, साथियों याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया सर। दूसरा देखो, एक मैं लिख रहा हूं Br, इसको अपन बोलते हैं ब्रोमीन। क्या बोलते हैं साथियों? ब्रोमीन। है तो ये भी लिक्विड है, लेकिन ये कैसी है? अधातु है। लिक्विड अधातु। समझ में आया सर? बहुत अच्छे से समझ में आया। सुनो भाई, दोबारा सुन लो। Hg, पारा या मरकरी लिक्विड धातु है, और ब्रोमीन ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? आपको समझ में आया? बाकी पारे के यूज क्या है ये हम जब पारे धातु को पढ़ेंगे तब डिस्कशन। इसके अलावा कुछ अन्य धातुएं भी हैं जो रूम टेम्परेचर से अधिक ताप पर किस अवस्था में पाई जाती हैं, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। देखिए, अन्य धातुएं एट 298 केल्विन पर, या इसको ओब्लिक करके लिख दें, रूम टेम्परेचर से अधिक ताप पर। ताप पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं। लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अब है कौन कौन सी? तो सुनो, पढ़ा भी होगा आपने, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। नंबर पहली का ए का याद रखना, Ga, और Ga को बोलते हैं गैलियम। और दूसरी आपको ध्यान रखनी है सीजियम। और सीजियम को याद रखना, कि किस तापमान पर, रूम टेम्परेचर से अधिक तापमान पर किस अवस्था में पाई जाती है? तरल, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। लिक्विड स्टेट पर पाई जाती है। परीक्षा में प्रश्न आता है हथेली के ताप पर कौन सी ऐसी दो धातुएं जो तरल अवस्था में पाई जाती हैं? वो मूर्खों वाली बात हो गई भाई। अब कैसे कि हथेली का तापमान, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और आप मेरे को एक बताओ रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हथेली का हो गया तो बॉडी टेम्परेचर का हो गया, तो एक ही बात है। लिख लो इस बात को भी। हथेली में पिघलने वाली धातुएं, परीक्षा में प्रश्न आता है हथेली में पिघलने वाली धातुएं कौन कौन सी? अब हथेली का मतलब क्या? बॉडी टेम्परेचर। तो जी ए याद रखना, दूसरा याद रह जाएगा आपके? सर बिल्कुल याद रह जाएगा। और ये परीक्षा क्या है कि ये बड़ा बार बार आया हुआ सवाल है। जी बिल्कुल।
अब थोड़ी सी साथियों अपन और बात कर लेते हैं। अब तत्वों की हमने बात कर ली, ने ये थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया कि भाई ये धातुएं, ये धातुएं तरल, ये ठोस, ये ऐसे ऐसे पाई जाती हैं। अब ये धातुएं किस किस अवस्था में पाई जाती हैं वो हमने बात कर ली। अब तत्व जो है ना वो तीन प्रकार के होते हैं, एक धातु, एक अधातु और एक उपधातु। कौन से ऐसे तत्व हैं जो धातु हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जो अधातु हैं, और कौन से ऐसे तत्व हैं जो उपधातु हैं, इनकी भी अपन डिस्कशन कर लेंगे। जी सर बिल्कुल, ये भी हमारे समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात। आगे एक मेरी बात सुनो, फिर अपन बात करेंगे कि भाई धातु के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, अधातु के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, और उपधातु के अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है, और उपधातु में होती कौन कौन सी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो तत्व हैं, मतलब एलिमेंट जो हैं, वो तीन कैटेगरी के हैं। पहले हैं धातु, और दूसरे हैं अधातु, और तीसरे हैं साथियों उपधातु हैं। ये हैं, सुनो। अब धातु जैसे कौन कौन सी, अब मैं धातु की बात करूं तो जैसे फेरस हो गया आपका, है ना, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना, एयू हो गया, एजी हो गया, ये सभी क्या हैं, धातुएं हैं। इसके अलावा मैं बात करूं अधातुओं की तो आपका कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, और क्लोरीन हो गया, ये सारी क्या हैं, उपधातुएं हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अगर अधातु की बात करें तो सिलिकॉन हो गया, है ना, और जर्मेनियम हो गया, ना, बोरोन हो गया। अगर अपन बात करें, ये तीन प्रकार की क्या है, एक धातु, एक अधातु और एक उपधातु। उपधातुओं की संख्या ध्यान रखना साथियों। और उपधातुओं के अब आवर्त सारणी की भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे यहाँ, है ना, फिर आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि धातुएं जो है आवर्त सारणी में जो 118 तत्व हैं, धात्विक तत्व है जो वो किस साइड में है, अधात्विक तत्व किस साइड में है, और उपधातु किस साइड में है। इन सारी बातों की अपन चर्चा करेंगे। चलो उससे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं धातु की। सबसे पहले अपन धातु के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मेटल्स, सुनो साथियों, धातु जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, और इलेक्ट्रॉन त्याग त्याग करते हैं जिसके कारण उनके ऊपर चार्ज कैसे आ जाता है, धनायन। तो ध्यान रखना, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, या इलेक्ट्रॉन के त्याग को बोलते हैं ऑक्सीकृत होके क्या हो जाती हैं, धनायन में परिवर्तित हो जाती हैं। ध्यान रखना, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन पॉजिटिव आयन बनाती हैं। अगर धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी साथियों साथियों तो ध्यान रखना, धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। फिर धातुओं का ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण होता है। ये भी थोड़ा दिमाग में रख लेना भैया, ऑक्सी ऑक्सीकरण होता है। जी बिल्कुल, कैसे, जरा देखते हैं, सुनो। ये आपके पास एक Na धातु है, और किस अवस्था में पाई जाती है साथियों, सॉलिड अवस्था में। और यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तब चार्ज आ जाएगा प्लस, और इलेक्ट्रॉन का इसने क्या कर दिया, त्याग। अब यहाँ फिर इसने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, बताओ इसके ऊपर चार्ज कैसे आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है साथियों, ऑक्सीकरण कहलाता है। चलो आपकी ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई। चलो एक बात मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूं, जिनका भी ऑक्सीकरण होता है साथियों वो अपचायक की तरह व्यवहार करती है। एक वर्ड पकड़ लो आप, सुनो, एक शब्द बताया मैंने, अपचायक। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। चलो मैं इंग्लिश में वो लिख देता हूं, थोड़ा भारी टर्म है, ध्यान रखना भाई, संभाल लेना शब्द को। रिड्यूसिंग एजेंट है क्या ये,
सुनो, रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो जिस जिस एलिमेंट का भी, जिस कंपाउंड का भी यदि ऑक्सीकरण होता है तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है? अपचायक की तरह व्यवहार करता है। तो लिख देंगे, इसका ऑक्सीडेशन होता है वह अपचायक की तरह कार्य करता है। वह अपचायक की भांति कार्य करता है। भांति, भांति का मतलब कार्य करता है। समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में। अब एक बात और सुनो। कौन सी सर? ये इसका मतलब धातुएं किसकी तरह कार्य करते हैं? धातुएं अपचायक की तरह कार्य करते हैं। धातुएं अपचायक होती हैं। याद रहेगा आपके सब? बिल्कुल, दोबारा सुन लो। जिसका भी ऑक्सीकरण होता है वो किसकी तरह कार्य करता है? अपचायक की बात है। ये भी सवाल है परीक्षा का। और धातुएं इसका मतलब किसकी तरह व्यवहार करते हैं? अपचायक की बात। ध्यान रखना, सभी धातुओं में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण होता है तो लिथियम का। इसका मतलब लिथियम प्रबल क्या है? सबसे प्रबल अपचायक धातु लिथियम होता है। कौन होता है साथियों? लिथियम। और ये भी सवाल आ जाए ना कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण किसका होता है, तो ध्यान रखना लिथियम का। ये मतलब प्रबल अपचायक की बात है। एक साथियों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मोबाइल फोन की बैटरी या ज्यादातर बैटरियों में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। लिथियम का यूज किया जाता है। ध्यान रहेगा सर? बिल्कुल ध्यान रहेगा। और है भी, मोबाइल फोन की बैटरी में ज्यादातर लिथियम का प्रयोग किया जाता है। ये प्रबल अपचायक है। ये ज्यादा इसका ज्यादा आसानी से ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इसमें ज्यादा आयन बढ़ेंगे और वो अच्छे से कार्य करेगा। हार्ट में, हृदय में आर्टिफिशियल पेसमेकर किसका बना होता है? लिथियम धातु का। लिथियम धातु का उपयोग में लिया जाता है। देखो, हार्ट के अंदर अगर आर्टिफिशियल, देखो वैसे तो भगवान ने हमें दिया है पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है? तो बच्चों, पेसमेकर, सुनो एक शब्द लिख रहा हूं मैं, जो हार्ट रेट को कंट्रोल करे। हार्ट रेट को कंट्रोल करे और हार्ट रेट का क्या करे? निर्माण करे। वो होता है आपका पेसमेकर। होता कहाँ है? हृदय के, ये जो कोशिकाओं का जो गांठ होता है, चार भागों में जो बांटती है, उसको बोलते हैं अपन, ये जो हृदय के चार कपाट होते हैं, इस ऊपर वाले कपाट में यहां होता है आपका कौन? पेसमेकर। थोड़ा सा मैं बायोलॉजी में चला गया तो कोई बात नहीं है। यदि ये पेसमेकर खराब हो जाए तो उसका लिया जाता है लिथियम का, आयन की बैटरी बना पेसमेकर। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ये रहा, आर्टिफिशियल पेसमेकर में लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है सर। और मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैं यही तो कह रहा हूं, ये जो हृदय की चार दीवारें हैं, इन चारों दीवारों को मसल्स की बनी होती है। इस मसल्स को बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं साथियों? सेप्टम। इस वाली सेप्टम में यहाँ कोशिकाओं का गांठ क्या कहलाता है? पेसमेकर। वो यदि खराब हो जाए तो कौन सी बैटरी का प्रयोग किया जाता है वहां पे? लिथियम आयन बैटरी का। हो गए? चलो आगे चलते हैं।
अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, सुनो। ज्यादातर धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था। अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये हमें पता है सर, धातु है इसका मतलब पक्की ठोस अवस्था में है। सुनो बात, सुनो आप आगे। लेकिन अपवाद हैं, Hg या पारा एकमात्र धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है। जो किस अवस्था में पाई जाती है साथियों? तरल में पाई जाती है। इसी प्रकार एक अपवाद मैं आपको और बता रहा हूं, देखो ध्यान रखना। पारा जो है वो किस अवस्था में पाई जाती है साथियों? तरल अवस्था में, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बिल्कुल याद हो गया जी, बिल्कुल सर याद हो गया पक्का। अगला सुनो। सोडियम और पोटेशियम दोनों मेटल्स को इतनी मुलायम होती हैं पनीर जैसी, चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है। ध्यान रहेगा आपको, धातु का नाम लिखा है मैंने, सोडियम और पोटेशियम। ध्यान रहेगा ना? बिल्कुल। और मैं आपको यहाँ एक जानकारी और देता हूँ, सोडियम का वैसे तो इसको सोडियम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं साथियों? पोटेशियम। लेकिन इसका लेटिन नाम क्या साथियों? ध्यान रखना, नेटेरियम। क्या नाम है? नेटेरियम। और इसका जो लेटिन नाम है वो है साथियों केलियम। क्या नाम है? थोड़ा दिमाग में रख लेना, ये अलग से मैंने आपको जानकारी। बहुत सारे एलिमेंट है जिसके लेटिन नाम है, जैसे मैं एक और अब आपको बता देता हूँ। चलो लेटिन नाम किस स्टार्ट हो गई तुम्हें। जैसे एयू है, इसको ओरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरम इसका लेटिन नाम है। वैसे इसको क्या बोलते हैं? गोल्ड बोलते हैं भाई। तो क्या बोलते हैं साथियों? गोल्ड, है ना? याद रह जाएगा आपके सर, बिल्कुल याद रह जाएगा, याद नहीं रहेगा। ये जी जैसे इसको चांदी बोलते हैं, लेकिन इसका भी लेटिन नाम, ये तो चलो ऐसे हैं जो काम आने वाले हैं, अर्जेंटेनम तो चांदी बोलते हैं ना। समझ में आई आपके? तीन लिखा हुए हैं, देख लो एक बार। Na सोडियम, K पोटेशियम, Au ओरम, Ag। याद हो गए आपके सर? बिल्कुल याद हो गए। चलो, धातुओं की एक खास बात होती है, विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। सुनो, धातुएं विद्युत तथा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। याद रह जाएगा बिल्कुल। और आपको कैसे पता चला सर? ज्यादातर जो वायर वगैरह काम में लेते हैं वो किसके लिए जाते हैं? मेटल्स के। बस जैसे कॉपर का वायर काम में लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, कौन सी है? वो ये है, Ag मतलब सिल्वर, तो अपन चांदी बोलते हैं। विद्युत तथा उष्मा के सर्वोत्तम चालक है। विद्युत ओब्लिक उष्मा की सर्वोत्तम चालक है। ध्यान रहेगा, ये विद्युत तथा उष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु है। कौन सी साथियों? मैं बात कर रहा हूं Ag की। मतलब एक बात आप और सुनो, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उष्मा तथा चालकता, उष्मा तथा विद्युत की
बैड कंडक्टर, बुरी चालक कौन है? ध्यान रखना, लेड है। कौन है साथियों? लेड है, जिसको क्या बोलते हैं? पीबी बोलते हैं। याद रह जाएगा आपके सर, बिल्कुल याद रह जाएगा। लेड जो है ना, बैड कंडक्टर है किसकी? वहां की और विद्युत की। सबसे बुरी चाल, अगर सबसे घटिया यदि विद्युत तथा उसमें की कोई चालक धातु है तो वो कौन सी? ध्यान रखना साथियों, लेड शीशा जो है एक धातु है। और सुनो, इस लेड के बारे में एक खास बात बताता हूँ, पीबी इसको लेड बोलते हैं साथियों। इसका सही जो नाम है ना, लैटिन नाम इसका है प्लम्बस या प्लम्बम। प्लम्बस, प्लम्बम का लैटिन नाम है। वैसे इसको क्या बोलते हैं? लेड। और इसको अपन क्या बोलते हैं? दुनिया के जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो अंतिम रूप से किस में बदलते हैं? ध्यान रखना, शिष्य में। सभी रेडियो एक्टिव तत्व तत्वों का अंतिम रूप पूर्णतः साथियों हिस्सा ओब्लिक लेड। ये साथियों आपको याद होना चाहिए। समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में। बहुत बढ़िया बात भाई, आगे चलते हैं। एक दो जानकारी और है साथियों, वो और कर लो बस आपके, फिर ये धातु में ज्यादा आपकी समस्या रहेंगी नहीं। धातु में आघात, धातु में किसका गुण पाया जाता है? आघात वर्धनीयता का और तन्यता का। जी बिल्कुल, सुनो तो। धातुओं में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीय का अर्थ है छींट बनाना, चद्दर रूप में पीट कर चद्दर रूप में परिवर्तित करना, तथा तन्यता, तन्यता का मतलब होता है खींच कर तार रूप में बदलना। समझ में आई? धातुओं को अपन चद्दर में बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल बदल सकते हैं। और चद्दर में बदलना कौन सा गुण कहलाता है? आघात वर्धनीयता। और साथियों तार रूप बनाना क्या कहलाता है? तन्यता। ये दोनों गुण किसमें पाए जाते हैं साथियों? धातुओं में पाए जाते हैं। आपको याद रहेगा धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण। सबसे अधिक तन्य और सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का गुण किसमें पाया जाता है? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक तन्यता तथा आघात वर्धनीयता का गुण एयू गोल्ड में पाया जाता है। ध्यान रखना, गोल्ड में। और गोल्ड के बाद एयू के बाद किसमें पाया जाता है? एयू के बाद एजी में पाया जाता है। कहने का मतलब है सबसे अधिक किसमें? एयू में। और एयू के बाद किसमें? एजी में। दिमाग में बैठा लो भाई ये बात भी। सर्वाधिक आघात वर्धनीय का गुण किसमें? एयू में। और एयू के बाद किसमें? एयू का मतलब गोल्ड में और एजी का मतलब संधि में। याद हुआ सर? बिल्कुल याद हुआ। आगे सुनो, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एक छोटी सी बात और लिख देता हूं मैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय, या इसको बोलते हैं भास्मिक नेचर के होते हैं। क्या मतलब है सर इसका? सुनो, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जैसे ये MgO है, तो बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रखना साथियों, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है? क्षारीय है। कैसा है ये मैग्नीशियम? क्षारीय है। बच्चों का सवाल है सर आपको कैसे पता चला ये क्षारीय है? भाई मुझे पता है तभी तो बता रहा हूं मैं। सुनो, आपको कभी भी पता करना हो ये क्षारीय है कि ये है, अब इसकी रिएक्शन आप जल के साथ करवाओ एक बार। किसके साथ? जल के साथ। जैसे ही जल के साथ रिएक्शन कराओगे ना मेरे भाई, तो आपको प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा। कौन सा? MgOH की होल ट्वाइस। साथियों मेरे को एक बार कमेंट करके ये बताना, जब OH आ जाए इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है क्षारीय। क्या समझ में आया? दोबारा समझो। लाइन हमने क्या लिखी है? लाइन हमने ये लिखी है कि धातुओं के ऑक्साइड जो है वो कैसे होते हैं, नेचर वाइज कैसे होते हैं साथियों? भास्मिक या क्षारीय प्रकृति के। समझ में आया सर? बहुत अच्छे से। मैग्नीशियम, जैसे हमने उदाहरण लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आपको पता करना हो तो MgO की रिएक्शन हमने जल के साथ करवाई, जल के साथ करवाई तो हमें प्राप्त हुआ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और OH आते ही ये किस प्रकृति का पता चल गया आपको? क्षारीय प्रकृति। समझ में आया? बिल्कुल, ये आपको पता है। लेकिन परीक्षा में सवाल क्या आएगा? दो अपवाद हैं इसके। केमिस्ट्री का जो प्रथम टर्म है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है अपवाद। सुनो, जैसे मैं बात करूं जिंक ऑक्साइड की, और जैसे मैं बात करूं Al2O3 की, ये दोनों ही धात्विक ऑक्साइड हैं, बट ये दोनों कैसे ऑक्साइड हैं? उभय धर्मी ऑक्साइड है तो धात्विक ऑक्साइड ये दोनों। ये सही बात है कि ये धात्विक ऑक्साइड हैं, बट अपवाद स्वरूप कैसे हैं? उभयधर्मी। उभयधर्मी का अर्थ क्या है? ये अम्लीय भी हैं और साथियों ये कैसे हैं? ये अम्लीय प्रकृति भी दिखाते हैं, और साथियों ये क्षारीय प्रकृति। और साथियों इसका तो मैं आपको नोट डाल के एक बात बता रहा हूं, इस जिंक ऑक्साइड का इसी कारण प्रयोग किया जाता है आर्टिफिशियल दांत बनाने में, आर्टिफिशियल टीथ बनाने में। आर्टिफिशियल अगर आपको दांत किसी के बनवाने हैं तो प्रयोग किसका? जिंक ऑक्साइड। बोलो साथियों, आपको धातु से संबंधित टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल। चलो अब साथियों अपन शुरुआत कर देते हैं अधातु की। चलो लिखते हैं अधातु। नॉन मेटल्स। अधातु किसे कहते हैं? तो सुनो, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन में परिवर्तित हो जाती हैं, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं। अधातुएं, अधातुओं का अपचयन होता है, मतलब अधातुएं अपचयित होती हैं। कैसे? जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ध्यान रखना उसका अपचयन होगा, और जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ये ये मतलब कौन? अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन में बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। सुनो, ऋणायन में बदल जाते हैं, तो एक बात दिमाग में रखना, आप ऐसा ध्यान रखना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। और जिसका अपचयन होता है, साथियों मैं लिखवा रहा हूं, इसका क्या होता है? अपचयन। वो व्यवहार करती है ओक्सीकारक की तरह। किसकी तरह व्यवहार करती है साथियों? ओक्सीकारक की तरह। की तरह ओक्सीकारक की तरह। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साथियों ये हुआ, आपकी जो धातुएं हैं की तरह व्यवहार कर रही हैं, अधातुएं हैं वो किसकी तरह व्यवहार कर रही हैं? ऑक्सीकारक की। तो इस शब्द को मैं यहां सेट कर रहा हूं, आप अपने दिमाग में। अर्थात जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? ऑक्सीकारक। समझ में आ गया? सर आ गया समझ में। उदाहरण से बताओ आप तो। देखो उदाहरण, जैसे ये Cl है
और एक इलेक्ट्रॉन इसने पे है, और जब ये रिएक्शन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को अपचयन बोलते हैं। अपचयन किसका हुआ? Cl का, क्योंकि Cl ने किसको ग्रहण किया? इलेक्ट्रॉन का। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण ग्रहण कर लिया तो ये इसका क्या हो, ये किस में परिवर्तित हो गया? ऋणायन में। और जिसका इसका क्या हुआ है? अपचयन। और जिसका अपचयन हुआ है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा साथियों? ऑक्सीकारक। आपको समझ में आया? सर हमारे समझ में बहुत अच्छी। आगे सुनो। अधातु में विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होते हैं, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक्स। अधातुएं विद्युत और उष्मा की बेड कंडक्टर होते हैं, कुचालक। याद हुआ? सर बिल्कुल, लेकिन इसमें भी आपको एक अपवाद याद रखना है। ग्रेफाइट एक अधातु है, परंतु विद्युत का क्या है? कुचालक। सवाल सुनो, समझ में आया आपके? अधातु में विद्युत उष्मा की और विद्युत की कैसी होती हैं? कुचालक। अब ग्रेफाइट में साथियों क्या है? कार्बन। और कार्बन क्या होता है? अपन बोलते हैं ना कि तार पे कार्बन आ गया है इसलिए लाइट नहीं आ रही, अपन कार्बन हटाओ। तो इसका मतलब इस हिसाब से तो साथियों ग्रेफाइट क्या होना चाहिए था? विद्युत का कुचालक। लेकिन ये अधातु होते हुए विद्युत का क्या है? अक्सर परीक्षा में, क्योंकि इसकी ग्रेफाइट की जो संरचना है ना, बस षटकोणीय प्रतदार संरचना है, और उस षटकोणीय प्रतदार संरचना के कारण ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। परीक्षा में सवाल आता है कि निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? ग्रेफाइट है। सवाल ही आ जाए कि ग्रेफाइट क्यों विद्युत का सुचालक है? सुनो। कि षटकोणीय हेक्सागोनल परतदार संरचना के कारण इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जिसके कारण यह विद्युत का विद्युत का मेन बात क्या है वो सुन लो आप, तो है ना, आपका काम हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक साथियों के कारण है, षटकोणीय परतदार संरचना के कारण, जिसके कारण इसमें एक इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है साथियों? फ्री रहता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ। ये जो अधातुएं हैं ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, और बट इसका भी अपवाद है। एक बात और सुनो, ज्यादातर अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें भी आयोडीन जो है ना उसमें चमक पाई जाती है। ये लिखते हैं। सामान्यतया अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। चमक नहीं पाई जाती, ये सही बात है, अपवाद है इसका। कौन है? ठोस आयोडीन।
इसमें क्या पाई जाती है साथियों? ध्यान से सुनना। ये चमक या शाइनिंग पाई जाती है। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में। आगे सुनो। देखो कितना बढ़िया सवाल है। इनमें से ऐसी कौन सी है धातु जिसमें चमक पाई जाती है? सामान्यतः कैसा होते हैं? चमक नहीं पाई जाती है। आयोडीन में क्या पाई जाती है साथियों? चमक पाई जाती है। धातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तीनों अवस्थाओं में कौन कौन सी? ठोस भी पाई जाती हैं ये साथियों, तरल भी पाई जाती हैं, और साथियों गैस भी। तरल में तो एक ही दिमाग में रखना, Br मतलब ब्रोमीन, है ना। गैस आपको पता ही है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सभी गैस अवस्था में। फ्लोरीन, क्लोरीन, और इसका मैंने उदाहरण। समझ में आया? अब एक बच गया अपना उपधातु। उपधातु का मतलब क्या है? जिसमें मेटल और नॉन मेटल धातु के भी गुण हो, और साथियों किसके गुण हो साथ में? अधातु के गुण हो, उसे अपन क्या कहते हैं? उपधातु। ज्यादा आपको लंबी चौड़ी बात नहीं रखनी इसमें। महत्वपूर्ण उपधातुएं हैं, साथ ही हैं, ये आप रट लो बस। मैं इसकी एक ट्रिक लिख रहा हूं। तो ये साथियों आपकी क्या है? उपधातुएं हैं। याद रह जाएगा सर? बिल्कुल रह जाएगा। एक तो ये है आपकी बोरॉन, एक है साथियों आपकी सिलिकॉन, एक है साथियों आपकी आर्सेनिक, और ये है साथियों आपकी टेल्यूरियम। तो इस टेल्यूरियम को मैं यहां लिख देता हूं, टेल्यूरियम। मुझे पता करना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट जो है आपकी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको जर्मेनियम। ये आपके साथियों क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको। जितने भी ट्रांजिस्टर बनते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं कंप्यूटर के, मोबाइल्स के, वो सभी इसके बने होते हैं, उपधातुओं के। एक तो आपको बोरॉन दिमाग में रखनी है, सिलिकॉन चिप वगैरह आती है मोबाइल्स की, है ना। जर्मेनियम सॉफ्टवेयर वगैरह बनते हैं मोबाइल्स के, वो सारे इससे बनते हैं। आर्सेनिक, और एक ये रह गया आपका एस्टेटाइन, दिमाग में रखना भाई। ये सारी कैसे हैं? उपधातु में। ज्यादातर उसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। लिख देता हूँ, ये थोड़ा दिमाग में बैठा लो। उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में। उपयोग किया जाता है जी। अगला, कल अपन जो वीडियो रहेगा उसमें पढ़ेंगे सम महत्वपूर्ण मेटल्स, कुछ सम इम्पोर्टेंट मेटल्स। सबसे पहले अपन कल अपन पहला टॉपिक रहेगा, अपन बात करेंगे सोने। बात करेंगे सोने से शुरुआत, गोल्ड से। सोना मतलब एयू, एयू इसका लैटिन नाम है। ये साथियों आपका कल का टॉपिक रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बात आप जरूर बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा समझ में आया, ताकि मैं इस टॉपिक को, अगले टॉपिक को और भी बहुत बेहतर तरीके से लेके आऊं साथियों। और मेरी यही हमेशा इच्छा रहती है कि मैं टॉपिक को बच्चों के सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करूं। जी, जय हिंद, जय भारत।